हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब कुछ मिल जाएगा बाकायदा डिटेल्ड लेक्चर के फॉर्मेट में पूरा जमा हुआ। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, क्लास 12 का बहुत शानदार चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका एक तरफा टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हम पहले से पढ़ चुके हैं, यूनिट्स क्या होती हैं इन सब से हम बाकायदा वाकिफ हैं, लेकिन अब आ गया है मौका इसके पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं और आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, सब लोग को पता है ना कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है वो होती है कूलम्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या अपने पास, विच इज बिगर अ कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सवाल मेरे असल ये पूछा हुआ है कि यार एक कूलम है वो बड़ा होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बड़ा होता है। क्या पूछा है बेटा कि एक कूलम बड़ा होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, ये आप लोग को निकालना है। पहला पार्ट तो ये। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कितने चार्जेस की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी आपको अगर आपको एक कूलम चार्ज डेवलप करना है तो। ठीक है, तो ये सवाल दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहले अपन इसके पहले वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो विच इज बिगर, एक कूलम बड़ा होता है या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है, इन दोनों में से क्या बड़ा होता है। ठीक है, आपका जो भी आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, उसको अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं ध्यान देता हूं ना चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे, अगर मैं ध्यान देता हूं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, देखिए माइनस तो उसका साइन कन्वेंशन है। अच्छा, एक और चीज कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये जो साइन कन्वेंशन है ये किस साइंटिस्ट ने दिए थे। ठीक है, उनका नाम क्या था वो जरा आप मेंशन कर दीजिएगा। तो अभी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वैसे अगर मैं बात करूं ना तो माइनस ई माइनस होता है ना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए। अब वो क्या होता है, माइनस का 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। यार ये -19 कूलम देख के समझ में आ रहा होगा कि यार ये ना बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, और दूसरा जो चार्ज बोल के रखा हुआ है वो चार्ज बोल के रखा है 1 कूलम का। अब तुम खुद देख लो बेटा कि विच इज बिगर अ कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अ कूलम का मतलब क्या होता है, एक कूलम मतलब बस ये लिख दिया। ठीक है, लेकिन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। मैं माइनस की वजह से इसको छोटा नहीं बोलने वाला। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई ये 1 कूलम है और ये देखो ये माइनस में आ गया इसलिए छोटा हो गया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वैल्यू, एंड आपको भी फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड के ऊपर। भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1.6, लेकिन पावर चेक कर 10 टू द पावर -19, तो देयरफॉर ये क्लियरली विजिबल है। देयरफॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। तो यहां पे क्या पूछा है, विच इज बिगर, कौन बड़ा है, तो चार्ज 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर, 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर, 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर when compared to charge on an electron. 1 coulomb charge is greater when compared 1 coulomb charge is greater when compared to the charge on an electron, when compared to the charge on an electron. तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली जो कहानी है वो पूरा बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी कि भैया एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना वो बहुत ही कम होता है, और एक कूलम लिटरली अगर मैं कंपेयर करूं तो एक कूलम की चार्ज की जो वैल्यू है वो काफी बड़ी आने वाली है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन लेने का मौका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड ऑल डन हो चुका है पक्का। नाउ अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट के ऊपर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मिल करके बनाने वाले हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, बेसिक फॉर्मूला क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE पर बेस्ड, ये वाला सवाल है जो कि अपन निपटा देंगे बड़े आराम से। मेरे ख्याल में आप लोग का आंसर इसका आ भी गया होगा। ठीक है, अब जरा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम, तो चार्ज बोल दिया आपने को कि अच्छा 1 कूलम है। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये चार्ज पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्जेस कब डेवलप होंगे किसी बॉडी के ऊपर, जब उसके पास एक्सेसिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहां पे ना हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यहां पे आपको दरअसल निकालना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मिल करके 1 कूलम का चार्ज डेवलप करेंगे।
व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो मिलकर के 1 कूलम का चार्ज डेवलप करेंगे, तो ऑब्वियसली Q इज इक्वल्स टू NP वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां से N हो जाएगा Q ओवर P, ठीक है, यहां से N क्या हो जाएगा Q ओवर P। अब चार्ज कितना डेवलप करना है, 1 कूलम, उसके बाद P का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोटॉनिक चार्ज या फिर चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 टू द पावर -19, ठीक है। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व आउट करूंगा ना, तो 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, आंसर आता है 0.625। ऐसे क्या बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करके रखे हैं ना, तो मेरे को ये क्या दिमाग में एकदम बैठ गया कि 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, आंसर विल बी नथिंग बट 0.625। उसके बाद 10 की पावर 19 को अपन ऊपर ले आएंगे, -19 को ऊपर ले आएंगे, 0.625 10 टू द पावर 19। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें n जो है ना वो हो जाएगा 6.25 10 की पावर 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या अगर आप इससे भी खुश नहीं तो आप एक काम करिए ना, पॉइंट को 2 बारी और आगे लेके चले जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 625 इंटू 10 की पावर 16, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स लग जाएंगे बेटा, इतने सारे प्रोटॉन्स लग जाएंगे, तब जाकर के टोटल चार्ज 1 कूलम का डेवलप हो पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल में आपको ये वाली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। आगे पूरा फंडा समझ में सुपर क्लियर है, चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अब अपन इसको जरा यहां से निपटाते हैं, ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन था ना, वैसे एक बार जरा आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे साथ ही स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। तो नोट दैट 1 कूलम इज टू बिग अ यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है। मतलब 1 कूलम को डेवलप करने के लिए भी ना 0.625 10 टू द पावर 19 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। If a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, ठीक है। एक बॉडी है जिसमें से ना 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं हर सेकेंड में, then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it, ठीक है। इसमें से 1 कूलम का चार्ज निकालने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल रहे हैं पर सेकेंड। एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो जो चार्ज डेवलप हो रहा होगा पर सेकेंड वो भी देख लिया जाए। चार्ज डेवलप्ड इन 1 सेकेंड या चार्ज डेवलप्ड पर सेकेंड। आई आपको ये वाली बात समझ में बेटा? सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना मेरे ख्याल से, जी हाँ, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से निकल रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट टू accumulate a charge of 1 coulomb from it, ठीक है। ओके, तो भैया अगर 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो Q इज इक्वल टू बेसिकली NE, ठीक है। N कितना है 10 की पावर 9 और E कितना है, E है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? अरे क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल्स टू NE वाला फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने किसी भी कारणवश प्रीवियस लेक्चर को मिस कर दिया है तो ऐसा मेरी गुजारिश है आपसे कि जाकर के आप वो लेक्चर भी देख लें, तो वहां पे ना फंडा अपना पूरा सुपर क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये था क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू NP, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने ना बकायदा पूरा फॉलो करा है लेक्चर सीरीज को, तो उनको तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और जिनको अगर दिक्कत हो रही है तो वो भी क्यों हो रही है मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर देखते हुए चलना, देख ले, उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला वीडियो देख ले, ठीक है, मस्त काम लगेगा। तो चार्ज डेवलप पर सेकेंड, यार अगर एक इलेक्ट्रॉन होता जो कि निकल रहा होता तो चार्ज होता माइनस का 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पे 10 टू द पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर 9 से, है ना। चार्ज माइनस का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना। अच्छा, उस बॉडी के पास चार्ज आएगा माइनस का, लेकिन अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो उसके पास चार्ज होगा पॉजिटिव का, ठीक है। हमें इस बॉडी पे 1 कूलम डेवलप करवाने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। चार्ज डेवलप्ड पर सेकेंड इतना हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि अगर 1 सेकेंड में इतना चार्ज डेवलप हो रहा है तो 1 कूलम को डेवलप करवाने के लिए कितना समय लगेगा, अब निकालते हैं, ठीक है। टाइम टू डेवलप चार्ज ऑफ 1 कूलम
इज, ठीक है भाई, बेसिक यूनिटरी मेथड यहां पे था पर सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। अब इस 1 को अपन डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को फेंक दो नीचे, ठीक है। तो 1.6 10 टू द पावर भाई -19 प्लस 9 करना, तो ये अपने पास हो जाएगा -10। क्या अपन सही जा रहे हैं? बिल्कुल अपन सटीक जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये इतने सेकेंड चाहिए तुमको अभी, ठीक है, इतने सेकेंड चाहिए। यूनिटरी मेथड बेटा, यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो भैया 1 सेकेंड में इतना चार्ज डेवलप हो रहा है, तो 1 कूलम का चार्ज डेवलप करने में इसको पटको नीचे, सो दिस मच सेकेंड विल बी रिक्वायर्ड। 1.6 10 टू द पावर -10 तो आ चुका है, ठीक है। अब मैंने कहा था भाई, तो टाइम टू डेवलप 1 कूलम, टाइम टू डेवलप 1 कूलम ऑफ चार्ज, टाइम टू डेवलप 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब बेटा एक बात पर जरा गौर करना, मैंने कहा था कि 1/1.6 जो होता है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.625, ठीक है। 0.625 10 की पावर -10 को ऊपर उचका लिया, 10 की पावर 10 हो गया, ठीक है। दिस मच सेकेंड्स, दिस मच सेकेंड्स, दिस मच सेकेंड्स, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पे ना तुम्हें आंसर जो कोड करना पड़ेगा, जो तुम्हारे ऑप्शंस में आंसर आएगा ना, वो सेकंड्स में नहीं होगा बेटा, वो ईयर्स में होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस टाइम को अपन ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बेटा ये जो लिखा है टाइम टू डेवलप 1 कूलम, अब मैं कितने बार लिखूंगा इसको, तो मैंने ऐसा कर दिया, अब तुम समझ जाओगे। अब तुम यहां पे ना ध्यान देना शुरू करो, तुम ध्यान तो दे रहे होगे ना, लेकिन और सुपर फोकस यहां से चाहिए। तो 0.625 10 की पावर 10 सेकेंड्स था, ठीक है। अब इसको अपन कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू ईयर्स, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में? तो बेटा एक बात सुनते हुए चल, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, ठीक है। उसके बाद एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ये होते हैं 24 घंटे। ईयर्स में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ईयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन अप्रॉक्स। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। उसके बाद एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा? 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, मतलब 3600, ठीक है, दिस मच 3600। तो बेटा तब जाकर के ये ऑटोमेटिकली फिर ईयर्स में कन्वर्ट होगा। ऑटोमेटिकली तो नहीं, बहुत जान लगानी पड़ी। इतनी बात समझ में आ गई है? तो अब टाइम required by the body to make over a charge of 1 कूलम is equal to, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 198.18 ईयर्स। लो भाई साहब, काफी शानदार रेट से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन तब भी यहां पे अप्रॉक्स 198.18 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होगी जस्ट टू डेवलप अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। इसलिए कहा गया है, इसलिए यहां पे कहा गया था कि 1 कूलम इज टू बिग अ यूनिट फॉर चार्ज। आया समझ? 1 कूलम कहने में लग रहा है 1 कूलम, लेकिन वो कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं बेटा, वो बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलम का चार्ज डेवलप करने में भी अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड भी ट्रांसफर हो रहा है, बहुत हैवी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 10 की पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पर सेकंड भी ट्रांसफर हो रहा है, तब भी 198.18 ईयर्स लग जाएंगे 1 कूलम का चार्ज डेवलप करने में। जिस बॉडी ने चार्ज को ट्रांसफर करवाया, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, उस बॉडी के पास +1 कूलम डेवलप होगा, और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स मिले, उस बॉडी के पास -1 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। आ गया समझ? पूरा फंडा क्लियर है? सुपर क्लियर है? चलो बहुत शानदार, एक तरफा डन 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 डन, ठीक है। अगर पूरी कहानी ना आप लोग को बेहतरीन तरह से समझ में आ रही है, तो फिर बनता ये है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर फायर इमोजीज भेज दीजिए कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया वो हम तक बकायदा पहुंच गया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आओ, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आपसे बन जाएगा तो बहुत जबरदस्त। का जो भी आंसर होगा वो कॉमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिएगा कि सर टाइम स्टैम्प ये रहा, आपने इस टाइम पे ये सवाल कोट किया था और ये रहा सर हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आ जाए। तो 2 bodies A and B carry charges of -3 माइक्रोकूलम। पहली बॉडी के पास चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। एक और चीज मैं चाहता हूं बेटा कमेंट सेक्शन में आपसे जानना कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। क्या आपको पता है कि माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर व्हाट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। माइनस तो मैंने लिख ही दिया है, 10 टू द पावर क्या? 3 2 1 रेडी गो डन। आंसर लिख दिया, चलो आ जाओ बेटा -6, ठीक है। चलो, जिसका सही हो गया बहुत बहुत बधाइयां, जिसका गलत हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीखने को तो मिल गया ना, सीखने को तो मिल गया ना। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे सही आंसर दिखें तो इसका मतलब है कि भाई यहां पे कुछ तो झोल है। इसलिए मैं क्या चाहता हूं, आपका जो ऑनेस्ट आंसर आया, आपके दिमाग में जो भी ऑनेस्टी से उस समय आंसर आया, वो तो आप कोट करो, है ना। उसके बाद फिर अपन देखते हैं, सही हुआ तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, याद कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर गलत हुआ तब तो फिर बहुत ही बेहतरीन तरह से दिमाग में उस चीज को डाल लेंगे, बिकॉज गलती कर चुके ना एक बार। आया समझ?
इसलिए भाई गो थ्रू दैट प्रोसेस। तो दो बॉडीज है ए एंड बी, ए के पास चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का और बी के पास चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का, ठीक है। तो अपन जरा एक बार ना बॉडीज यहाँ पे बना देते हैं, क्या कहते हो, बॉडीज बना दे अपन एक बार। तो यहाँ पे एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी अपन बनाते हैं ये, एक बॉडी ये है दूसरी बॉडी ये, ठीक है। अच्छा, इस वाली बॉडी के पास जो चार्ज है ना, इस वाली बॉडी के पास चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का और इस वाली बॉडी के पास चार्ज है -0.44 माइक्रोकूलम का, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज। ओके ओके ओके, यहाँ पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम ए वाली बॉडी टू बी वाली बॉडी। तो ए वाली बॉडी कौन है, ये, और बी वाली बॉडी कौन है, ये। तो ए वाली बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर देंगे बी वाली बॉडी में, सो दैट दोनों का चार्ज जो है ना वो बाकायदा से बराबर हो जाए। सवाल अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी भी तो भी मौका है, देख लो। मेन कंडीशन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाए, क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाए सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज। क्वांटाइजेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सवाल में गिवन नहीं कोई वायर लगा दिया होगा, बट मैं ऐसा बोल देता हूं कि भाई ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करवाने, तो ऐसा अपन ने मान लिया कि चल ठीक है, एक पाथ अपन ने दे दिया इसको, ठीक है। इस पाथ के सहारे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स फिर वो आगे ट्रांसफर करवा देगा, इस पाथ के सहारे इलेक्ट्रॉन जो है फिर आगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, बट कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा गौर करना, जब इसमें से, जब ए वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा माइनस, और बी वाली बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो मतलब बी वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा प्लस हो जाएगी। तो भाई अगर इसने 100 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको 100 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे ना, मतलब अगर इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे तो इसको भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो मिलेंगे ना। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो टोटल चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन बी, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए वाली बॉडी के पास इनिशियली क्या चार्जेस थे, दिस वाज -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। बट अब इसने ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया सर, पता नहीं, वही तो निकालना था, ठीक है। तो माइनस का NE इज इक्वल्स टू, अब जरा गौर करें, बी वाली बॉडी के पास चार्ज क्या है, माइनस का 0.44 माइक्रो कूलम, ठीक है। अगर ए वाली बॉडी ने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो बी वाली बॉडी ने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन किया है। तो यहां पे आप लिख देंगे प्लस का n इंटू ई, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा भी सुपर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जरा एक काम करें, अच्छा अगर आपको सवाल ये आ रहा है कि सर ए वाली बॉडी ही क्यों ट्रांसफर कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बी वाली बॉडी क्यों ए वाली बॉडी को ट्रांसफर नहीं करी, तो बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होगी ना वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसके तरफ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम होगी, ठीक है। ए वाली बॉडी ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ए वाली बॉडी के पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एज वन कंपेयर टू बी वाली बॉडी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, इतना पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है। अब इसको यहां पे उचका दो, -3 माइक्रो प्लस 0.44 माइक्रो इज इक्वल्स टू NE यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n इंटू ई, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, -3 माइक्रो प्लस करेंगे 0.44 तो हो जाएगा माइनस का 2.56, ये हो जाएगा माइनस का 2.56 माइक्रो इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू n इंटू, अच्छा ई क्या होता है, ई होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब बेटा जरा बात पे ध्यान दीजिएगा, 16 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 256, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.6 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मतलब 1.6 को जब मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा देन व्हाट आई गेट इज 2.56, ठीक है। तो जब मैं इसको काटा पीटी यहाँ मचाऊंगा ना, आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल से, 1.6 ने जब इसको काटा तो यहाँ पे आएगा 1.6 ही आएगा, 1.6 ही आएगा। तो माइनस का यहाँ पे आएगा 1.6, ये आ जाएगा। माइक्रो मतलब क्या, 10 की पावर -6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू n इंटू 10 की पावर क्या चल रहा है बेटा, माइनस का 19 चल रहा है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 1.6 को भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये नंबर है, नंबर हैज टू बी पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे ना इसका सिर्फ मॉड्यूलस लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लेके चलूँ ताकि माइनस से अपना जो है ना पीछा छूटे,
ठीक है। तो अपने पास क्या होने वाला है, 1.6 को, मुझे माफ करना, 1.6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.8 10 की पावर यहाँ पे कितना है, 10 की पावर कितना है, -6, ठीक है। यहाँ पे आएगा 10 की पावर -19, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 19 -6 मतलब 10 की पावर 13। ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 13 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, 8 इंटू 10 की पावर 12। एक आपके पास सोल्यूशन ये भी रहेगा, ठीक है। 8 इंटू 10 की पावर 12 कर लो, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बताओ भाई लोग, इतना पूरा फंडा समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ए वाली बॉडी ना दरअसल 8 इंटू 10 टू द पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी बी वाली बॉडी की तरफ, तब जाकर के दोनों का जो चार्ज है ना वो एकदम से बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गया पूरा फंडा समझ, क्लियर है? तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। जल्दी इसको नोट डाउन करिए बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड ऑल डन, ऑल क्लियर। चलो एक तरफा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे जल्दी से कूदें अब। ओके, टू आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बॉडीज, दो आइडेंटिकल बॉडीज है, सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, हैव चार्जेस ऑफ 50 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। एक बॉडी के पास 50 माइक्रोकूलम है, एक बॉडी के पास -10 माइक्रोकूलम है। बोथ ऑफ देम आर टच्ड टुगेदर एंड देन सेपरेटेड। दोनों बॉडीज को टच कर दिया गया है तो फिर उनके बीच में चार्जेस का आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे? चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल की बात मैं करूंगा आपके साथ, ठीक है। पोटेंशियल एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए बस ये समझते हुए चलिए कि सवाल आपके लिए सिंपल कर दिया गया है आइडेंटिकल बॉडीज बोल करके, ठीक है। आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बॉडीज मतलब क्या? सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम साइज, ठीक है, ऐसा है बॉडी का। तो इस वाले केस में क्या है कि अब चार्जेस तो फ्लो करेंगे, तो उसके बाद जब दोनों को सेपरेट कर देंगे तो फिर इंडिविजुअल चार्जेस क्या होंगे दोनों बॉडीज पे। इसको सॉल्व करने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेकिन अभी से डिस्क्लेमर, मैं जो तरीका आप लोगों को बता रहा हूं ना ये वैलिड कब रहेगा? जब आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बॉडीज होंगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है तो एक स्फीयर बड़ा है एक स्फीयर छोटा है, उनको टच करवा दिया तो क्या जो आप लॉजिक बताने वाले हैं वो वैलिड नहीं होगा? तो बेटा वहां पे एक अलग फंडा यूज करेंगे, पोटेंशियल वाला, ठीक है। अभी बस दिमाग को इतना चलाओ कि अच्छा ठीक है, अगर आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बॉडीज है मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर आइडेंटिकल सिमेट्रिकल बॉडीज है तो उस वाले केस में कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? तो आ जाओ बेटा, 50 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। 50 50 50 50 माइक्रोकूलम और माइनस का 10 माइक्रोकूलम। माइनस वाली बॉडी को ऐसा बना दूं क्या? सही लग रहा है क्या? सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। यहां पे ना जब उन दोनों को अपन टच करवा देंगे ना, जब इन दोनों को अपन टच करवा देंगे तो उसके बाद क्या होगा वो जरा देखो बेटा। जब दोनों को अपन टच करवा देंगे तो उसके बाद क्या होगा वो जरा देखिए आप। आयत सटीक, बहुत शानदार, एक तरफा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलो बेटा, इसके पास जो चार्ज था वो था 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ऑब्वियसली टच होने के बाद, टच होने पे भी तो इसके पास रहेगा 50 माइक्रोकूलम ही, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है मेरे भाई, इसके पास जो चार्ज था ना वो था माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इस बाजू वाली के पास भी जो चार्ज है वो भी कितना है, माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब देखो होता क्या, जब आपने बॉडीज को टच कर दिया ना, जब यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो चार्ज आएगा उसके पास वो आ जाएगा 40, ठीक है। जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे ना तो इस बॉडी के पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 40। कैसे पता? अरे 50 माइनस 10 करो ना रे, 50 माइनस 10 करो, कितना आ गया? 40 आ गया। और जब 40 आ गया तो अब बस ये करना पड़ेगा तुमको, जब उसको सेपरेट करोगे बॉडीज को, ठीक है। दिस वॉज द इनिशियल केस, दिस वॉज द इनिशियल केस, दिस वॉज द इनिशियल केस। इस बात को दिमाग में अच्छे से बसा लो। वो भी क्या है, अभी स्टार्टिंग चल रही है बेटा, अभी तुम्हारे पास क्या है, दिमाग पे इतना लोड भी नहीं है, अभी दिमाग पे इतना लोड भी नहीं है। तो इत्मीनान से चीजों को कवर अप करते हुए चलोगे ना तो ये लॉन्ग रन में बहुत काम आने वाली है। अगर तुम भागते भागते पढ़ोगे ना चीजों को तो वो ऐसा है कि तुमको लगेगा कि अरे हाँ यार ये चीज तो खत्म हो गई 5 मिनट के अंदर, लेकिन उसके बाद ना ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जो तुमसे कभी भी 5 मिनट में सॉल्व नहीं होने वाले। आया समझ? इसलिए बोल रहा हूं कि भाई एक बार ना बेस बनाने में टाइम दे। अगर बेस बनाने में तूने टाइम दिया है तो फिर आगे कोई से भी क्वेश्चन होंगे फोड़ के निकलेंगे अपन, ठीक है। इनिशियल केस था ये। अब जब व्हेन द बॉडीज आर टच्ड, ये तब की बात है जब दोनों बॉडीज को टच कर दिया,
ठीक है। अब उसके बाद जब सेपरेट करेंगे ना, तो सेपरेट करने पे क्या होता है, येलो वाली बॉडी जो है, जब बॉडीज को अपन अब सेपरेट करेंगे, ठीक है, जब बॉडीज को अपन सेपरेट करेंगे तो ये वाली बॉडी ये रही और रेड वाली बॉडी को बनाते हैं अपन ऐसे। अब जब दोनों बॉडीज को अपन ने सेपरेट किया है तो अब ना यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो 50 था, -10 था, उसके बाद फिर अपन ने जब इसको टच करा कितना हो गया, वहां पे 40 हो गया। और जब 40 हो जाएगा, जब सेपरेट करूंगा ना, तो 40 को डिवाइड करेंगे अपन 2 से। भाई मैंने कहा था अगर पूरी सिमेट्रिकल बॉडी होगी तो ये ऐसा होगा, ठीक है। इसके पास भी चार्ज कितना होगा, 20 माइक्रोकूलम, इसके पास भी चार्ज कितना होगा, 20 माइक्रोकूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ए वाली बॉडी, बी वाली बॉडी, ठीक है, टच करा तो ए वाली बॉडी, बी वाली बॉडी, टोटल मिला करके जो चार्ज आ गया वो आ गया 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। 50 - 10 कर देंगे। उसके बाद जब सेपरेट किया तो 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। एक बार जरा एरो बना दूं मैं, कहां से कहां गए थे बेटा। ये इनिशियल केस था, फिर अपन गए थे यहाँ पे फाइनल, मतलब टच्ड वाले केस पे, इंटरमीडिएट केस पे, उसके बाद फिर अपन आएंगे यहाँ वाले केस पे, फाइनल केस था ये, ठीक है। इसको भी जरा अपन डब्बे में डाल देते हैं, आसान रहेगा समझने के लिए, समझाने के लिए। और मत तो करो, रंगोली बन जाएगी पूरी, ठीक है। ये रहेगा बेटा, आ गया समझ में पूरा फंडा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। दिस इज ऑल आफ्टर सेपरेशन, जुदा होने के बाद, सेपरेट होने के बाद, आफ्टर सेपरेशन। चलो बेटा, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा तुम्हारे दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी कहना, 3, 2, 1, रेडी, गो, एंड ऑल डन, ऑल क्लियर, ऑल सेट, ठीक है। बेहतरीन सवाल था ये। परसेप्शन सेट करने वाले सवाल होते हैं सब यार, ये सब सवाल जो होते हैं ना, परसेप्शन सेट करते हैं, आपके सोचने का तरीका सेट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल डन, ऑल क्लियर। आगे बढ़ो बेटा। A body contains 100 electrons and 200 protons. Find the net charge on the body. बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 200 प्रोटॉन्स हैं। 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 200 प्रोटॉन्स हैं, तो अब निकालना है बॉडी के पास नेट चार्ज क्या होगा। यार क्यूटी, क्या बोला मैंने, क्यूटी। अब ये क्यूटी का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे मिलने वाला है, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को ऐड कर दे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अपने पास बाय क्वांटाइजेशन Q इज टू एनी, अपने पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 200 प्रोटॉन्स हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 200 P के बराबर। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अपने पास है यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 ही थे ना जी, जी हाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास 100 इंटू E के बराबर। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो क्यूटी में। क्यूटी का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज, ठीक है। तुम वही सोचो जो मैं सोच रहा हूँ, क्यूटी का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज, ठीक है। उसके बाद E का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो माइनस में होता है ना वो, तो यार तो माइनस को मैंने उचका लिया पहले से ही, ठीक है। तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो, यहाँ पे थोड़ी बहुत ना कैलकुलेशन दिखा दो, 200 - 100 करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू आ जाएगा 100, 100 बोले तो 10 की पावर 2, तो बस काम खत्म। तो टोटल चार्ज जो है तुम्हारे पास वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये चार्ज इस बॉडी पे पॉजिटिव का आ रहा है, पॉजिटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। यहां पे इस बात को ध्यान रख लेना कि क्यूटी का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इज पॉजिटिव ओनली बिकॉज, ये टोटल चार्ज पॉजिटिव इसीलिए और सिर्फ इसलिए आया है बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, 3, 2, 1, रेडी, गो एंड डन, ठीक है, हो गया बेटा। अब इसका अगला वाला सवाल तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनेगा तो फिर उसको मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है। चलो फिर बहुत शानदार, सवाल तो देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे निकालना है कितने नंबर ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स ही लगे होंगे। कैसे पता मुझे, भाई देखो तो यार चार्ज नेगेटिव में है ना, अगर चार्ज नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा होगा। एक्सेसिव नंबर ऑफ, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर गए, ठीक है। प्रोटॉन्स पड़ गए कम, इलेक्ट्रॉन्स पड़ गए ज्यादा, तो तब जाकर के बॉडी के पास चार्ज आ जाता है नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, कितने इलेक्ट्रॉन थे ये निकालना है आप लोग। क्या निकालना है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो भाई साहब सिंपल सी बात है,
n निकालना है तो n इज इक्वल टू क्यू ओवर ई हो जाएगा। उसके बाद q क्या है, q का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग चार्ज दे के रखा है बेटा आपको माइनस का 48 और 10 की पावर उचका दो माइनस का 19, ठीक है। अपॉन नीचे क्या होता है ई का मतलब क्या होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है बेटा माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब यहाँ पे काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी यहाँ मचाओ बेटा, ये और ये गुजर गए, उसके बाद माइनस और माइनस गुजर गया। जब ये गुजर गया उसके बाद क्या बचा, ये बचेगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ 48 अपॉन बचेगा नॉर्मल सा 1.6, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बेटा 30 के बराबर। इसका मतलब ये होता है कि -48 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जैसा बड़ा नेगेटिव चार्ज प्राप्त करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की सहायता लगेगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन्स की सहायता लगेगी, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में आप पूरा फंडा समझ गए होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है, हो चुका है। अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके पास 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के पास ना, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के पास 100 प्रोटॉन्स होंगे और 120 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब क्या, बॉडी के पास 100 प्रोटॉन्स है और 120 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये कि 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। भाई 100 प्रोटॉन्स को 100 इलेक्ट्रॉन्स ने नलीफाई कर दिया। अब उस नलीफिकेशन के बाद जो एक्स्ट्रा 20 बच गए ना, उसी के वजह से तो आपको बॉडी के ऊपर चार्ज को इवैल्यूएट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो परसेप्शन सेट होता है ना, वो एक तरफा होता है, वही लॉन्ग रन में काम आता है, ठीक है। अगर बॉडी के पास 120 इलेक्ट्रॉन्स थे और 100 प्रोटॉन्स थे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स ने 100 प्रोटॉन्स को नलीफाई कर दिया, तो प्रोटॉन्स पूरे गायब हो गए धरती से। अब बचे सिर्फ और सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से आएगा नेट चार्ज, वो भी नेगेटिव, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है, या शायद ऐसा हो सकता है कि बॉडी के पास ना 180 प्रोटॉन्स होंगे और 200 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या बॉडी के पास 940 प्रोटॉन्स होंगे और 960 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप समझ रहे मेरी बात। तो यहां पे इनफिनाइट नंबर ऑफ इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है, यहां पे ऐसी इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो आपको ना बस ये समझते हुए चलना है। कई लोग क्या समझ लेते हैं, अरे बॉडी के पास 200 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अरे भाई 200 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 200 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स है। उसके लिए ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है, ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल है। आया समझ, ठीक है। चलो अब अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी तुम्हारा आंसर आ चुका होगा वो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देना, फिर उसको अपन चेक कर लेंगे। नाउ फाइंड द चार्ज ऑन अ बॉडी व्हिच कैरीज 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, देखो बेटा, अगर 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब पहली बात तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एनी। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। N कितना अपने पास 200 इलेक्ट्रॉन्स थे और E क्या होता है, E का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या पहुंच जाएगी कहानी, -19 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद Q इज इक्वल टू माइनस, एक काम करो 1.6 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करना। बात सुनो, 1.6 को बकायदा पहले 2 से ही मल्टीप्लाई करो तो 3.2 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 10 की पावर -19 और प्लस 2 करेंगे 10 की पावर -17। सो दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी जिसके पास 200 एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। ये रहा आपके पास सवाल बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ऑल क्लियर, ऑल सॉर्टेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 केप्ट एट सम डिस्टेंस इन एयर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हालांकि जिसने पढ़ लिया उसको पता है कि यहाँ पे कूलम्स लॉ वाला फंडे से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा बेसिक कॉमन सेंस से, ठीक है। सब लोग को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, करेक्ट और नॉट, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं, क्या बोला बेटा मैंने, अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं मतलब डिफरेंट चार्जेस होते हैं, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव है, तो वहां पे चार्जेस के बीच में क्या हो जाता है बेटा, अट्रैक्शन। वहां पर चार्जेस के बीच में बेटा क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इस बात को दिमाग खोल के दिमाग में डाल लो कि अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं
अट्रैक्ट करेंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है, अगर दूसरा वाला पॉजिटिव तो पहला वाला नेगेटिव, ऐसा होता है फंडा, मतलब एक तो नेगेटिव रहेगा। नाउ तो यहाँ पे फोर्सेस कहाँ पे अट्रैक्टिव है, कहाँ पे रिपल्सिव है, भाई जरा ध्यान देना। Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो मैं सोल्यूशन के ना पहले वाले केस पे आता हूं। यहां पे लिखा हुआ है कि Q1 इंटू Q2 करने पे आंसर जीरो से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है बेटा कि अगर आंसर जीरो से बड़ा आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। इसका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव रहे होंगे। खुद सोच के देख, अगर Q1 या Q2 दोनों में से अगर एक पॉजिटिव होता और दूसरा वाला नेगेटिव होता तो भाई हमारा जो आंसर है वो कैसा हो जाता। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमारा आंसर कैसा आता, हमारा आंसर फिर आता नेगेटिव में। आया समझ, आया समझ। तो अगर यहाँ पे Q1 और Q2 की जो प्रोडक्ट है अगर वो जीरो से बड़ा आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये, इसे मान ली फॉर एग्जांपल एक और चीज देख ले, अगर मैं -2 को ना मल्टीप्लाई करता हूं -3 से, ठीक है, अगर मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया है -3 से तो मेरा आंसर जो आता है वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो मेरा आंसर कैसा आ जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों को सुपर क्लियर हो चुका होगा, इतना फंडा आता है। तो अगर दोनों अगर लाइक चार्जेस होंगे ना तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस आएंगे तो मेरा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और एक और चीज सुन लेना, अगर दोनों नेगेटिव ही हैं तो यहां पे रिपल्शन है, अगर दोनों नेगेटिव है तो यहां पे रिपल्शन है, और अगर फोर्स तुम्हारा पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब ये भी रिपल्शन ही है ना, ये भी रिपल्शन ही है। आया समझ के नहीं आया तो फिर दिमाग में ये चीजें डालना शुरू कर दो कि अगर फोर्स की वैल्यू, अगर वैल्यू पे मैं जा रहा हूं ना, अगर विद साइन कन्वेंशन भी ले लूं, अगर पॉजिटिव में आ गया इसका मतलब रिपल्शन है, अगर नेगेटिव में आ रहा मतलब अट्रैक्शन है। तो नेगेटिव क्यों आया होगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज रह गया होगा, एक पॉजिटिव चार्ज रह गया होगा। अगर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो वहां पे लाजमी सी बात है कि अट्रैक्शन होना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है पक्का। इसको थोड़ा सा और सुपर क्लियर तुम्हारे लिए कर देता हूं। देखो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा है, ठीक है, जीरो से बड़ा है। इसका मतलब क्या कि ये जो Q1 Q2 है या तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो फिर ये दोनों जो है वो नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो भी रिपल्शन, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए तो भी क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्शन हो जाएगा। और रिपल्शन है देयरफॉर इसका मतलब क्या, देयरफॉर फोर्सेस या फोर्स इज रिपल्सिव, बिकॉज इसका सिर्फ एक ही रीजन है, बिकॉज चार्जेस आर लाइक, बिकॉज चार्जेस आर लाइक चार्जेस। अगर नेगेटिव है तो फिर दोनों ही नेगेटिव, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो फिर दोनों ही नेगेटिव। दो नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव ही आने वाला है, दो नेगेटिव मतलब रिपल्शन, ठीक है। अच्छा अगर प्रोडक्ट जीरो से बड़ा ही आ रहा है मतलब प्लस में आ रहा है, दोनों का पॉजिटिव होना भी लाजमी सी बात है। अगर Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे तब भी उसका जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा ही आने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो Q1 Q2 अगर जीरो से बड़ा है इसका मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव, ठीक है। दूसरे वाले फंडे पे आ जाओ बेटा। अगर ऐसा लिखा है कि Q1 Q2 जो है वो जीरो से छोटा है, अब सुनना, ठीक है, Q1 Q2 जीरो से छोटा है इसका मतलब निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव है। और यहां पे क्या था बेटा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव था, ठीक है। यहां पे Q1 Q2 अगर जीरो से छोटा मतलब निगेटिव आ रहा है, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव रहा होगा और एक चार्ज नेगेटिव रहा होगा। बिकॉज अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए, अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो आंसर तो अपना प्लस में आ जाएगा ना भाई, लेकिन अपने को आंसर नेगेटिव में चाहिए। तो नेगेटिव तभी पॉसिबल है, सुनते हुए चलो, इसका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब या तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या तो फिर Q2 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। तो अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स कैसा हो जाएगा बेटा, अट्रैक्टिव। और इसका एक ही रीजन है, बिकॉज चार्जेस आर अनलाइक। इसका एक ही रीजन है कि चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, इसका एक ही रीजन है कि चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे ख्याल में पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा। तो अगर Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है अगर वो जीरो से बड़ा आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फोर्सेस रिपल्सिव फोर्स काम करेगा दोनों के बीच में, ठीक है, बिकॉज चार्जेस आर लाइक चार्जेस। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो से छोटा मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, अनलाइक चार्जेस की यहां पर मौजूदगी होगी, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी करेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ऑल सॉर्टेड ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगले वाले क्वेश्चन पे जरा बढ़ा जाए तो यहां पूछा हुआ है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाई। ठीक है, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है, तो इससे आप क्या चीज समझते हैं, अब जरा आप गौर करते हुए चलेगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर Q1 प्लस Q2 0 के बराबर है, यहां पे पूरा फंडा साइन कन्वेंशन पर बेस्ड है। ठीक है, अगर Q1 और Q2 का जो समेशन है वो अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि Q1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा Q2। ठीक है, इसका मतलब दो चार्जेस हैं, दोनों का मॉड्यूलस बिल्कुल सेम है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, बट दे हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन कन्वेंशन। भाई Q1 इज इक्वल्स टू माइनस Q2 अगर लिखा हुआ है ना, तो इससे एक ही समझदार बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि दो चार्जेस की बात हो रही है जिसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर है, लेकिन उनका साइन कन्वेंशन डिफरेंट है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दे हैव ऑपोजिट साइन कन्वेंशंस। ठीक है, देयरफॉर it leads to conclude that Q1 and Q2 have same modulus but different sign convention. ठीक है, that both the charges उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, both the charges have exactly same value, बट डिफरेंट साइन कन्वेंशन। ठीक है, या फिर बट ऑपोजिट साइन कन्वेंशन। ठीक है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है बट दे हैव ऑपोजिट साइन कन्वेंशंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक और बात की जरा खास रखना बेटा, जब चार्जेस ऐसे अरेंजमेंट में आते हैं ना कि उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है बट दे हैव ऑपोजिट साइन कन्वेंशन, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। This arrangement is called as an electric dipole. It's as simple as that. मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा एक बार यहाँ पे ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा देता हूँ। ये मान ले माइनस क्यू का चार्ज है, ये मान ले प्लस क्यू का चार्ज है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ डाइपोल जहां पे दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है बट दे हैव ऑपोजिट साइन कन्वेंशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी को यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी करिए। चलो बहुत शानदार, इसका तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब जरा इसमें आगे बढ़ें इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। अ पर्सन, भाई अपन ने भी 9th वाला किया ना, हाँ 9th वाला किया। ठीक है, अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर ऑन अ ड्राई डे, द कॉम कॉजेस 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सनस हेयर एंड स्टिक टू द कॉम। ठीक है, ये कंघी में चिपक गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द चार्ज द कॉम कैरीज। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कॉम के पास जो चार्जेस गए हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स उचक के चले गए हैं, तो कॉम गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, द कॉम गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का आगमन हुआ है उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं उनके ऊपर, तो कॉम गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जरा इसको अपन सॉल्व करें तो कितना चार्ज आएगा, पहले वो तो निकालने की भाई चार्ज कितना आएगा, वही तो निकालने को बोला गया। तो Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब जरा गौर करो बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, 10 की पावर 22 था। ठीक है, 10 की पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो आएगा अपने पास वो नेगेटिव का आएगा ऑब्वियसली, और नेगेटिव का हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कहां पहुंच जाएगी कहानी, 10 टू दी पावर 3 तक पहुंच जाएगी। सो दिस इज द टोटल नेगेटिव चार्ज। 10 टू दी पावर 22 थे ना इलेक्ट्रॉन्स, हाँ भाई साहब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए थे। ठीक है, सो दिस मच कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, हो गया। चलो बेटा आ जाओ इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, 1 2 10 50 1000 10,000 इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, इन टोटल 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे सवाल बेस नहीं किया गया है, यहाँ पे सवाल बेस किया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो आपको ना दरअसल
सर यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा और आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, अगर पता है तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगर नहीं पता है तो फिर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करवाता हूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, जरा गौर करते हुए चलना। 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना नेट चार्ज आएगा ना, वो पूछा हुआ है। तो जरा गौर करो, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। 9.1 10 टू द पावर -31 kg, दिस इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना मास है तो एक केजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? क्या पूछा मैंने? एक केजी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? तो अब जरा देखते हुए चलना, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg, या फिर 1 kg इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो भैया बस यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दो, 1 अपॉन इसको पटक दो नीचे, तो 9.1 10 टू द पावर -31 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg। अब मुझे निकालना है भाई, पहले ये निकाल लेता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मेरे पास 75 kg में। ठीक है, सवाल इज बेसिकली बेस्ड ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये निकला है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg, इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 kg में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 75 से मल्टीप्लाई कर दे तो 75 एक काम कर 10 की पावर 31 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना है? 9.1। ठीक है, तो यहाँ पे ना 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg, दिस बिकम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिर्फ n लिख दूं उसको चलेगा आप लोग को? क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले में यूज कर लूंगा ना इसको यार। अब तो अब ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटाइजेशन q इज इक्वल्स टू n, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्वांटाइजेशन q इज इक्वल्स टू n। तो नाउ जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर क्वांटाइजेशन, तो Q इज इक्वल्स टू होता है N इंटू ई, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अपने पास N कितना आ चुका है बेटा? N आ चुका है अपने पास कितना? 75 9.1 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 31, और ये अपने पास n आ चुका है, उसके बाद e से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो e का मतलब क्या हो जाता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये सब माइनस में आएगा बेटा, ये सब किस में आएगा? माइनस में आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो q मेरे पास कितना आ जाएगा? -1.32 10 की पावर 13। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये रहा आपके पास पूरा सोल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी, चलो बहुत शानदार। तो ये अपने पास आ चुका है चार्ज। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू 1.32 10 टू द पावर 13 कूलम, कूलम कूलम, 1.32 10 टू द पावर 13 कूलम ऑफ चार्ज, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा फंडा आप लोगों को सुपर क्लियर हो चुका होगा। ये क्वांटाइजेशन पर बेस्ड था, मैंने कहा भी था कि ऐसे क्वेश्चन करने से ना पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के। अब आगे सवाल अगर पेचीदा भी हो गए ना तो भी आपको इतनी परेशानी इसके अंदर नहीं आने वाली, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये था अपने पास लास्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी सुपर्ब तरह से समझ में आ गई होगी। अब बेटा जो भी आपने सीखा उसको नोट तो कर ही लिया होगा, बस आराम से बैठ के उसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर के ऊपर जाना। आगे इतनी बात समझ में पक्का? और कुछ भी अगर परेशानी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी मुझ तक पहुंचाते रहो, मैं देख लूंगा। कुछ भी अगर मैं कमेंट से ही सॉल्व कर दूं तो वो ही बढ़िया, वो भी कर दूंगा मैं। अगर कहते कि नहीं यार इस पर तो एक क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को फिर मैं अगले वाले क्लास के अंदर लेकर के आ जाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन भैया मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है कमेंट सेक्शन में, और आप भी उतने ही एक्टिव रहिए। ठीक है, चलिए अब क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।